वेलकम बैक। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। अब अगला हमारा टॉपिक जो होने वाला है दैट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। डिफरेंशिएशन हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन कंसीडर अ वेक्टर ए दैट इज़ फंक्शन ऑफ यू सम स्केलर वेरिएबल। अब ये स्केलर वेरिएबल आर्क लेंथ भी हो सकता है, ऐसे स्केलर की तरह से हम कहें तो अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इसके कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ओके, तो तीन कंपोनेंट हैं और जैसा कि आपको मालूम है अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में लें तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये सब हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं। अ स्मॉल चेंज इन यू कॉज अ स्मॉल चेंज इन ए। अगर हम u में थोड़ा सा भी बदलाव कर ले जाएं तो उस हिसाब से a में बदलाव हो जाएगा। यानी अगर आपको वेक्टर a में बदलाव देखना है तो आपने एक वेक्टर लिया है उस समय जब u डेल्टा u था, दूसरा वेक्टर लिया है जो शुरुआती है a जो वेक्टर u पे डिपेंड कर रहा है और दोनों का अंतर ले लिया है। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो अगर हमें वेक्टर में बदलाव देखना है तो असल में बदलाव कहाँ असर डाल रहा होगा? डेल्टा u का बदलाव, यानी कि u यानी a जिसे u पे डिपेंड कर रहा है उस u के बदलने से वेक्टर में बदलाव होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब हम इस वेक्टर का बदलाव उस स्केलर के बदलाव के साथ में इसका डिवीजन कर लेंगे। तो आपने यहाँ वो मैंने लिखा नहीं है, बता देता हूँ। आपने लिखा है वेक्टर a का बदलाव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर क्वांटिटी u के बदलाव। अब आप देखें यहाँ पर ये एक टर्म है, इसमें अगर हम एक लिमिट लगा देते हैं कि डेल्टा u बहुत छोटा हो रहा है तो इसी चीज़ को लिखा गया है dA बाई du। और आपने वेक्टर a ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ क्या है? यही तो है वेक्टर a। और u के साथ बदलाव देखा है, लिमिट लगा दिया है। इधर डेल्टा a बाई डेल्टा u लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0, इस चीज़ को हमने ये लिख दिया है। तो ये बच्चों हमारी एक डेरिवेशन का एक मतलब डेरिवेटिव का एक बेसिक जो फार्मूला होता है वो हमने यहाँ पर आपके सामने रख दिया। डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, a इज़ अ वेक्टर फंक्शन। ज़रा इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। ये जो अगले शायद 5 मिनट जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इससे पहले मैंने आपके सामने एक लाइन के इक्वेशन के बारे में बात की थी कि मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ से वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, यहाँ कोई वेक्टर r है, यहाँ कोई वेक्टर b है, तो r बराबर तो b बराबर क्या था? r माइनस a, ये चीज़ थी। इससे अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात की थी, तो वही चीज़ यहाँ पे हम कह रहे हैं। तो अब आप समझें कि आपके पास ये है कुछ वेक्टर a, ये जो है वेक्टर r, तो ये लिखा है वेक्टर r माइनस a, यानी कि डेल्टा a एक ऐसे वेक्टर को दिखा रहा है जो वेक्टर b के साथ है। तो ये b r a जो हमने पीछे पढ़ा है उस चीज़ को थोड़ा नए तरीके से लिखा है कि ये पॉइंट कोई ऑब्जर्वेशन जहाँ से रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से हमने वेक्टर a ले लिया, यहाँ से वेक्टर a प्लस डेल्टा u लिया है। अब डेल्टा u वो क्वांटिटी है जिसके बदलने से वेक्टर बदलता है। तो आपने देखा यहाँ वेक्टर बदल गया, इसकी लेंथ कुछ और थी, दिशा कुछ और थी, इसकी लेंथ कुछ और है, दिशा कुछ और है, तो दो वेक्टर हो गए। इनके बीच का डिफरेंस जो है वो डेल्टा a है जो कि इन वेक्टर के डिफरेंस के बराबर है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि जो डेल्टा a है इसकी जो डायरेक्शन है वो ना a के पैरेलल है ना a u प्लस डेल्टा u के पैरेलल है। इन जनरल ये लिखा है कि जो dA बाई du है इसकी जो डायरेक्शन है ये इसी के साथ तो आ रहा है। भाई आपके पास डेल्टा a है, उसकी डायरेक्शन मालूम है, उसको किसी नंबर से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्शन तो वही रहेगी ना। तो अगर इसकी डायरेक्शन ये है डेल्टा a की तो इसका डेल्टा u कर दोगे तो भी वही रहेगी, यानी कि dA बाई du की दिशा भी यही रहेगी। तो dA बाई du जो है ये एक वेक्टर होगा जो कि समान रूप से वेक्टर a के पैरेलल नहीं होता है। हो सकता है, हो कब सकता है? जैसे मान लो एक वेक्टर आपने लिया a फंक्शन ऑफ u प्लस डेल्टा u, दूसरा वेक्टर लिया
ए फंक्शन ऑफ यू, तो ये जो क्वांटिटी होगी ये इस दिशा में होगी जो कि होगी ए यू प्लस डेल्टा यू माइनस ए फंक्शन ऑफ यू, इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। अब इस केस में ये पैरेलल वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये चीज़ जुड़ी है। अब यहाँ पर ये जो नोटेशन है डी ए बाई डी यू को हमने ए डैश यू कर दिया, ए प्राइम, वैसे इसको प्राइम कहते हैं बट हम उसको डैश कह रहे हैं, तो ए डैश जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप देखो डी आर बाई डी यू जो है वो कब डिफ़ाइन होता है, जब यू बहुत छोटा हो और ये है डेल्टा ए और ये है डेल्टा यू। ज़रा इस चित्र को देखो, इस चित्र से हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। इस चित्र को देखो, इस चित्र में क्या है कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ओ है, ये जो नीले रंग की कर्व है ये कोई कर्व है जिसका आर्क लेंथ, उसकी जो आर्क की लंबाई है समझ लो यू कोई फंक्शन, उससे जुड़ा हुआ कोई फंक्शन है। तो आप देख रहे हो आपने पॉइंट पी पर वेक्टर ए डिफाइन किया और पॉइंट क्यू पर वेक्टर ए एट यू प्लस डेल्टा यू, मतलब यहाँ पर यू कुछ और था, यहाँ आते आते ये यू प्लस डेल्टा यू हो गया, यानी इतनी दूरी में डेल्टा यू का बदलाव हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो लाइन है, ये लाइन जो जैसे आपने पीछे देखा जैसे ये लाइन थी इस तरह की, यही चीज़ हमने दिखाई है यहाँ पर कि वेक्टर ए है और ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करे, डेल्टा ए बाई यू को। तो एक स्ट्रेट लाइन हो जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। अब हमने पॉइंट पी पर एक टेंजेंट बना दिया। टेंजेंट की परिभाषा हमें मालूम है कि अब यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रिसाइज, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं यहाँ पर गड़बड़ देख रहा हूँ कि जो नॉर्मली जो टेंजेंट होता है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बट अभी फिलहाल आप सोचो एक टेंजेंट है आपके पास जो कि वो सारी शर्तें पूरी कर रहा है, जो डायमीटर है, जो रेडियस होता है उसके साथ वो परपेंडिकुलर है। यहाँ जो कि सर्किल की बात नहीं हो रही तो हमने इस तरह का एंगल बना लिया है। बच्चों सोचो ये क्यू पॉइंट इस जगह पे आ जाए, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। आप सोचो कि जैसे कि ये क्यू पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये जो होगा ये होगा वेक्टर ए u प्लस डेल्टा यू, और जो ये लाइन होगी, जस्ट अ मिनट, ये अब ये जो लाइन होगी ये होगी वेक्टर ये वाली। अगला क्या है, मान लो ये पॉइंट यहाँ आ जाए तो ये जो लाइन है ऐसे हो जाएगी। फिर सोचो ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी। फिर सोचो ये पॉइंट और पास पहुँच गया, जब और पास पहुँच जाएगा तो लाइन ऐसे हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे डेल्टा यू जीरो को अप्रोच करेगा, ये जो लाइन में बना रहा हूँ ये लाइन धीरे धीरे किसके अलॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, नॉर्मल के। तो जैसे जैसे डेल्टा यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये लाइन शिफ्ट होते होते हमारे टेंजेंट को बिलोंग करेगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जिस लिमिट में आप बात कर रहे हो कि डेल्टा यू जीरो टेंड करेगा, उस लिमिट में आपका ये जो वेक्टर है, ये जो पूरा क्वांटिटी है डी आर बाई डी यू, ये असल में क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये असल में इस दिए गए कर्व का एक टेंजेंट रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। ओके, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पोर्शन ऑफ दिस होल स्टडी कि कैसे हम किसी कर्व की हमने कोई दो पॉइंट लिए और जैसे मैं लिमिटिंग केस करना शुरू किया तो हमारी इक्वेशन जो है वो धीरे धीरे, हमारी इक्वेशन जो पहले ये लाइन ऐसे थी, हमारा सफ़ेद वाला मान लो टेंजेंट है, ये लाइन ऐसे थी, आपने यू छोटा किया, ये छोटा होता जा रहा और एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट आता है कि ये बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा। तो अगर आप डेल्टा यू की लिमिटिंग कंडीशन में हो, डेल्टा यू की लिमिटिंग कंडीशन में अगर आप हो, यानी डेल्टा यू जीरो को टेंड कर रहा है, तो पॉइंट पी और क्यू बहुत ही क्लोज हो जाएंगे, इतना क्लोज हो जाएंगे कि हमारे पास जो डेल्टा ए बाई डेल्टा यू यानी कि ये जो वेक्टर है आर डैश या ये वेक्टर ए डैश है, ये कॉन्साइड कर जाएगा टेंजेंट से। तो इसका मतलब है जब भी हमारे पास कोई वेक्टर दिया गया है और अगर हमने उस वेक्टर का टेंजेंट निकाल लिया, उस वेक्टर का टेंजेंट निकालना है तो हमें उस वेक्टर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव लेने के लिए हम किस वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल वो होगा जिस पे हमारा वेक्टर डिपेंडेंट है, जैसे हमारा वेक्टर ए यू पे डिपेंडेंट है तो हम डी ए बाई डी यू लेंगे जिसको कि ए प्राइम कहेंगे, ए डैश कहेंगे, और ये जो डेरिवेटिव लिया गया है ये असल में उस वेक्टर का उस पॉइंट पर टेंजेंट शो करेगा। तो अगर जब भी आपको टेंजेंट निकालना किसी वेक्टर का तो आपको उस वेक्टर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये बड़ा ही काउंटर आपकी नॉर्मल समझ के अगेंस्ट ऐसा कुछ लॉजिक है, क्योंकि जब हमसे पूछते हैं कोई वेक्टर है, वो वेक्टर किसी कर्व पे डिफाइन है,
तो जरा बताओ उस कर्व पर टेंजेंट क्या होगा। अब आप कहोगे कि टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट के बारे में हमारे पास वो सर्किल के साथ नॉर्मल वो सारी कंडीशन है, लेकिन जैसे आप लॉजिक पढ़ते होगे ओके डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर इज रिलेटेड विद द टेंजेंट, तो फर्स्ट एकदम से तुरंत हमारा जो इंस्टेंटली हमारी जो रीजनिंग है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा कैसे, किसी वेक्टर का डेरिवेटिव उसका टेंजेंट हो जाएगा, ये क्या चीज़ है। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ की है और आपको टन्स ऑफ प्रॉब्लम मिलेंगे इस पर, इतनी सारी प्रॉब्लम मिलेंगी। आपको वेक्टर दिया रहेगा, आपको टेंजेंट निकालना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर पॉइंट को दे दिया गया, आपके पास वेक्टर दे दिया गया, उसमें एक्स वाई जेड अननोन है और फिर एक पॉइंट दे दिया गया जहाँ पर वो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी गई है। आपसे पूछेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, तो आपको करना क्या होगा, आपको उस वेक्टर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और फिर उन एक्स वाई जेड को वहाँ रख दोगे, इमीडिएटली यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस तरह से आपने बहुत इंपॉर्टेंट सी बात सीखी कि अगर हमारे पास ये टेंजेंट है, मान लो हम टेंजेंट को वेक्टर टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वेक्टर टी की जो बात है वो असल में इस वेक्टर ए, ये वेक्टर टी जो होगा ये असल में वेक्टर ए के डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब है टेंजेंट और वेक्टर ए का डेरिवेटिव दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि अगर किसी वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं तो वेक्टर में एक होता है, इसे कहते हैं टेंजेंट वेक्टर, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैंने, ए प्राइम इज द टेंजेंट वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंट वेक्टर एंड दिस टी कैप इज द यूनिट वेक्टर रिलेटेड विद द टेंजेंट वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ जो यूनिट वेक्टर है वो आपका टी कैप है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा यहाँ पर है। तो अगर आपसे कहा जाए कि टेंजेंट का यूनिट वेक्टर निकालो, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो सीधी सी बात है, आपने वेक्टर लिया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एज आर्क लेंथ एस इंक्रीजेस t moves along curve changing the direction but not the length, its length is unit, so rate of change of t with respect to arc length is curvature। अब हमने इसी जगह पर इस कर्व के बारे में आपको बताया है। जैसे येलो कलर का जो कर्व है, ये कोई येलो कलर जो है कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने हर पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट दिखा दिया, तो ये जो कर्व है ये घूम रहा है, इसका घूमना हम किससे रिप्रेजेंट दिखा रहे हैं, हम टी से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर टी इतना है, यहाँ टी इतना है, ये इसका रेट ऑफ चेंज है, यहाँ टी इसका रेट ऑफ चेंज है, यहाँ पर टी और यहाँ पर टी ज़्यादा रेट ऑफ चेंज है, यहाँ पर टी और ये टी, आप देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, रेट ऑफ चेंज बढ़ गया, फिर ये इस तरह से यहाँ पर है, इसका रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज। तो आप देख रहे हो कि टेंजेंट कर्व पे जो टेंजेंट का वेरिएशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो भी वेरी कर रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट देखो, यहाँ टेंजेंट इस डायरेक्शन में है और ये जो टेंजेंट है इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर इन दोनों टेंजेंट के डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा अंतर है। तो यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कर्वेचर है वो काफ़ी शार्प हो रहा है, बहुत तेज़ी से कर्व हो रहा है ग्राफ। तो अगर आप आर्क लेंथ, इस आर्क लेंथ यानी s का इस t के साथ डेरिवेटिव ले लो, तो डेरिवेटिव क्या दिखाता है, डेरिवेटिव चेंज ऑफ चेंज दिखाता है। तो t जो है वो वेक्टर का u के साथ चेंज दिखा रहा है, वो वेक्टर है, और t का डेरिवेटिव लोगे तो यानी कि उस वेक्टर का u के साथ फर्दर चेंज दिखाएगा। तो टेंजेंट अपने आप में चेंज है और टेंजेंट का चेंज जो होगा s के साथ में वो हमें कर्वेचर शो करता है। तो किसी कर्व का जो कर्वेचर शो होता है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो ये पॉइंट आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में तो नहीं के बराबर आएगा क्योंकि ये कुछ डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बात है, लेकिन फिर भी टेंजेंट की बात हुई तो हमने इस चीज़ को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके हमें कुछ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स पढ़ने हैं जिनकी सहायता से हम कर्ल निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे, डाइवर्जेंस शो करेंगे। जैसे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है कि जैसे कोई फंक्शन z है, z जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। तो z एज इट इज़ अपने आप में x और y पे डिपेंड करता है, ठीक है। z एक x y पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप अगर z का वेरिएशन x के साथ देखना चाहते हो तो उस समय आपको y कांस्टेंट मानना पड़ेगा। यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर आपको f का वेरिएशन
x के साथ देखना है तो ये तभी देख पाओगे जब आप y को चेंज होता हुआ ना मानो। ऐसे ही अगर आप f का वेरिएशन y के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो तब आपको x को एज अ कांस्टेंट मानना पड़ेगा। इस चीज़ को कैसे समझाया गया, डेरिवेटिव को समझाने का तरीका क्या है, यहाँ पर d की जगह पर डेल नोटेशन यूज करते हैं। तो z का x के साथ वेरिएशन देख रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि जो हमारा फंक्शन है वो केवल x प्लस डेल्टा x, मतलब केवल x बदल रहा है। तो x बदल रहा है, y एज इट इज़ है, और यहाँ पर x पुराना था, y एज इट इज़ है। तो हमने देखा कि यहाँ पर केवल हमने x का बदलाव देखा जबकि हमने y को कांस्टेंट माना। तो x के बदलाव के साथ आपने डेरिवेटिव ले लिया और x को छोटा लिमिटिंग केस ले लिया, तो आपने डेल z बाई डेल x डिफाइन कर दिया। ऐसे ही डेल z बाई डेल y भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा सा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के रूप में देखें तो हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है, ये आपके पास x है, ये y है, ये z है, ये तीन आपके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। यहाँ पर हमारे पास ये एक कोई प्लेन है और ये प्लेन जो है ये सेंटर से यानी ओरिजिन से c हाइट पर है। तो यानी कि चूँकि ये हाइट c है यानी c पर इंटरसेक्ट कट रहा है, c डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कट रहा है, तो इस z को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं कि दिस प्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल टू c, चूँकि उस ऊंचाई पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर ये जो आपको कैप सा दिख रहा है, ये जो हैट है, हैट एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हैट एक्स वाई फंक्शन है, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो जब x की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी तो उसी हिसाब से ये फंक्शन चेंज हो रहा है। तो इसका ये सरफेस है जिसमें x की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी सरफेसेस हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी सरफेस हम ड्रॉ करके इस पूरे कैप को बना सकते हैं। और देखें कि अब जब ये कैप बनी है तो ये कैप जो है ये हमारे प्लेन को एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है। तो आपके पास ये पूरी कैप है जो सारे फंक्शन का वेरिएशन दिखा रहा है z की अलग अलग वैल्यूज़ पर। जैसे z की वैल्यू 1 ले ली तो 1 पे आपके पास एक प्लेन है, z की वैल्यू 2 ले ली तो 2 पे आपके पास प्लेन है, z की वैल्यू 3 ले ली 3 पे आपके पास प्लेन है। तो z की वैल्यू 1 लेते हो तो उस समय x और y की सारी वैल्यू बना करके एक प्लेन बना लेते हो, x की वैल्यू 2 लेते हो तो x y की वैल्यू चेंज करके दूसरा प्लेन बना लेते हो। ऐसे ही एक जगह क्या हुआ, z की वैल्यू c ली, तो जब z की वैल्यू c ली तो आपका ये एक इंटरसेक्ट आ गया। अब जनरली क्या होता है, 3 डायमेंशनली देखना, दिखाना, बनाना कॉपी पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हालांकि समझने में काफ़ी अच्छा होता है, बट इसको बार बार रिप्रेजेंट करना और ड्रॉ करना इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो हमने इसका एक प्रोजेक्शन, फील्ड प्रोजेक्शन जैसा कुछ बना लिया। हमने इस इंटरसेक्ट जहाँ पर z बराबर c इस कर्व को कट कर रहा था, इस पूरे 3 डायमेंशनल सरफेस को कट कर रहा था, उसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया। हमने यहाँ से और यहाँ से सीधे प्रोजेक्शन ले लिया। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये असल में इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो fxy c को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि आपके टॉपिक दिया गया आपके सिलेबस में, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शनल डेरिवेटिव? टेंजेंट के बारे में बच्चों हमने अभी पढ़ा है, टेंजेंट के बारे में हमने भी पढ़ा है, और मैंने आपको ये भी दिखाया है कि dz बाई dx क्या होता है, वेक्टर z का x के साथ वेरिएशन, dz बाई dy क्या होगा, वेक्टर z का y के साथ वेरिएशन। ज़रा इस डायग्राम को समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन है जिसको कि हमने z बराबर fxy से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि मान लीजिए ये एक कोई डायरेक्शन z है, ये कोई डायरेक्शन x है, तो z कैप दिखा दिया और आपने i कैप दिखा दिया। यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करूँ तो जस्ट एक बार जरा इसको हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाते हैं तो उसके साथ समझाएंगे। फॉर अ ब्लैक कर्व, जैसे ये एक कर्व है जो ब्लैक कलर का है, ये कर्व है, dz बाई dx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन द x डायरेक्शन। ये जो आपका ये जो कर्व है इसका, इस ब्लैक कर्व का इस डायरेक्शन में ये कर्व है आपका, दिस इज़ एक मिनट, इसको थोड़ा सा मुझे रोटेट करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास एक कर्व है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन है x की तरफ, और dz बाई dy इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन y डायरेक्शन। तो इस कर्व को हमने इस तरह से दो डायरेक्शन के अलॉन्ग बाइसेक्ट कर लिया। तो इसका जो प्रोजेक्शन था यहाँ पर वो ये निकला,
dz बाई dy रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे ये फंक्शन y चेंज होने पर, इस तरफ चेंज होने पर चेंज हुआ, और ऐसे ही फंक्शन कैसे x में चेंज होने पर चेंज हुआ। तो ये आपके पास है। अब u जो है एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कोई आर्बिट्री डायरेक्शन है। देखो एक तो है कि जैसे हमने कहा कि एक वेक्टर है जो केवल x डायरेक्शन में जाए। आपने किसी को भेजा कि तुम सीधी उत्तर दिशा में जाना। अब उत्तर दिशा में तुम कितनी तेज दौड़ रहे हो उसको आपने लिख दिया dz बाई डी नॉर्थ डायरेक्शन। फिर आपने कहा कि तुम जो है पूर्व दिशा में जाना, और पूर्व दिशा में तुम कितनी तेज दौड़ोगे वो आपने डिसाइड कर दिया इस तरह से। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है, नहीं मैं उत्तर में जाऊँगा ना पूर्व में जाऊँगा, मैं एक बीच की डायरेक्शन में जाऊंगा। जब आप बीच की डायरेक्शन में जाओगे तो उस समय उसका वेरिएशन किस तरह से होगा, इसको कैसे डिसाइड करें। यानी कि जो आपकी प्री डिसाइडेड डायरेक्शंस थी उनकी तरफ तो आपको रेट ऑफ चेंज मालूम है कि उस दिशाओं में जाओगे तो कितना रेट लगाओ, कितनी तेज दौड़ सकते हो, आपको सब मालूम है। लेकिन जब आपने कोई नई दिशा के बारे में बात सोची, उस दिशा में कितनी तेज हम वेरी करेंगे, इसकी जानकारी हम कैसे जुटाएं। देखो बच्चों, कोई भी जब हमें नई जानकारी जुटानी होती है तो हमारा आधार होता है हमें पहले से क्या जानकारी मालूम है। तो अगर हमें उत्तर दिशा में रफ्तार मालूम है और आपका मान लो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब पूर्व दिशा और नॉर्थ, दो डायरेक्शन है आपके पास, ये नॉर्थ है और ये पूर्व दिशा है, ईस्ट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में आपको रेट मालूम है, इस डायरेक्शन में रेट मालूम है, किसी ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, तो इसकी जो भी जानकारी आपको निकालनी है वो जो पहले से मालूम है ये और जो पहले से मालूम ये, इन्हीं दोनों की जानकारी की सहायता से आप इसके बारे में जानकारी निकाल पाओगे। ये तो होता है। अरे फॉर इंस्टेंस जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर देश में गया, एक व्यक्ति कोई उसके अगल बगल देश में गया, आप उन दोनों देशों के बीच वाले देश में जाना चाहते हो, तो आप जा करके जो अनुभव करोगे वो तो आपका फर्स्ट हैंड अनुभव होगा, लेकिन आप वहाँ जानकारी कैसे जुटाते हो, जो लोग वहाँ गए हैं, जो लोग उसके अगल बगल रह रहे हैं, जो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, उनके अनुभव सीखते हो ना। तो अनुभव सीखना यही मतलब हो गया। वी नो dz बाई dx, वी नो dz बाई dy, एंड नाउ we have a new direction. So to get the information of this new direction, हमें dz by dx की जानकारी और dz by dy की जानकारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का यही मतलब होता है। नाउ वी हैव अ न्यू डायरेक्शन, ऑल्दो हमारे पास पहले से कुछ डायरेक्शन और वेरिएशन की जानकारी थी, अब क्या कैसे करेंगे। तो वही चीज़ लिखा है, सपोज u इज अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड द वेक्टर इन एनी आर्बिट्री डायरेक्शन, किसी नई डायरेक्शन में है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ f इन दिस न्यू डायरेक्शन। अभी जो नई वेक्टर दिशा है इस तरफ फंक्शन कैसे चेंज होगा, हम कैसे निकालेंगे, और इसी क्वेश्चन से हमें आंसर मिलता है और उससे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जानकारी कहते हैं। तो अगर कोई कहे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्यों जानना जरूरी है, तो बिल्कुल सही सी बात है भाई। आप खुद ही सोचो, आपको मालूम है कि आपका प्रोडक्ट कानपुर में कैसे बिकता है, आपको मालूम है आपका प्रोडक्ट लखनऊ में कैसे बिकता है, आपको जानना है किसी ने कहा अपना प्रोडक्ट हरदोई में लॉन्च करो, प्रतापगढ़ में लॉन्च करो, इलाहाबाद में, प्रयागराज में लॉन्च करो। नाउ हाउ विल यू डिसाइड कि आपका प्रोडक्ट प्रयागराज में कैसे बिकेगा। तो आपके लिए आपको जो डाटा है वो लखनऊ की सेल का डाटा है, कानपुर की सेल का डाटा है, और थोड़ी बहुत जानकारी उस दिशा में है इलाहाबाद की, लेकिन डाटा तो इन्हीं दो जगहों के सेल का है। अब आप इनसे ही कुछ एक्स्ट्रापोलेशन कराओगे, इन्हीं का इस्तेमाल करके आप अपनी सेल को पहले प्रिडिक्ट करोगे कि हम कितना सेल वहाँ कर सकते हैं, और फिर उस हिसाब से आप अपने कदम उठाओगे। Okay, so this is how the concept of directional derivative arises. जैसा कि मैंने अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव में यही रोक रहा हूँ, मैं सीधे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन करने का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज उससे पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा मैथमेटिकली, जिनको इकट्ठा करके फिर हम इस मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर कूदेंगे। जैसे कि अच्छा ये है जो डेल है, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि वेक्टर कैलकुलस की जो लाइमलाइट में लाने का एक बड़ा काम हैमिल्टन ने किया था। तो ये जो ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द नेबुला ऑपरेटर, या इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी कहते हैं। लैप्लासियन जो होता है ना वो डेल स्क्वायर होता है, ये नेबुला ऑपरेटर है।
तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है z है जो कि एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक्स वाई जेड पे एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो आपका सिर्फ डेल बाई डेल एक्स काम करेगा, डेल बाई डेल वाई काम करेगा, डेल बाई डेल जेड काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन जेड के साथ कांस्टेंट है, तो ये हमेशा आपको जीरो देगा। तो डेल एफ बाई डेल जेड जीरो है बिकॉज एफ इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द जेड। इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि जैसे ये प्लेन था, जैसे ये प्लेन है, कोई क्वांटिटी यहाँ पे थी तो उसका एक्स वाई अलग था, वो यहाँ पहुँची एक्स वाई अलग है, वो यहाँ पहुँची एक्स वाई अलग है। तो ये जितने पॉइंट हैं इन सबका एक्स वाई अलग है, लेकिन इनकी बेसिक से जो बेस से हाइट है वो z बराबर सी ही है। इसके लिए भी z बराबर सी है, इसके लिए भी सी है, इसके लिए भी सी है। तो इसका मतलब है कि ये सारी क्वांटिटीज़ के लिए z कांस्टेंट है, तो आप अगर z के साथ डेरिवेटिव लोगे इट विल बी ज़ीरो। तो आप जब आपको ये आपके पास ये जो f था, f कोई फंक्शन है, उसका जब आपने डेल उसके ऊपर अप्लाई किया तो डेल एफ बाई डेल एक्स हुआ, डेल एफ बाई डेल वाई हुआ, डेल एफ बाई डेल जेड तो जीरो है। यहाँ पर f अगर एक स्केलर क्वांटिटी है, f मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टेम्परेचर है, हमारा टेम्परेचर है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस चीज़ को हम ग्रेड ऑफ f कहते हैं। इससे द ग्रेडियंट ऑफ f, ग्रेडियंट वर्ड यहाँ पर आता है। अब एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो सवाल है ये हो सकता है ये आपसे एज अ क्वेश्चन भी पूछ लें, बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि जो ग्रेडियंट ऑफ f होता है वो सरफेस का नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमने f के द्वारा, मान लो कोई सरफेस है, उस सरफेस को हमने अगर f के द्वारा रिप्रेजेंट किया, अब सरफेस का मतलब है मान लो हमने यहाँ अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर डिफाइन किया, ये अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर डिफाइन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। अब हर पॉइंट का अपना x है, अपना y है, तो हर x y पे टेम्परेचर कितना है वो इन पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो पूरी फील्ड बन रही है ये एक तरह की स्केलर फील्ड बन गई जो कि एक 2 डायमेंशनल सरफेस है। तो f क्या है, वो इस सरफेस को डिफाइन करने वाला फंक्शन है। अगर आप ग्रेडियंट ऑफ ले लोगे तो ग्रेडियंट में जो डेल है ये तो है वेक्टर, f तो है नंबर, लेकिन एक वेक्टर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा वेक्टर। तो सवाल ये है कि f जो कि टेम्परेचर है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो जो डेल f होगा, ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, वो तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। टेम्परेचर अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जैसे उसके ऊपर आप ग्रेडियंट अप्लाई करोगे, डेल ऑपरेट करोगे, तो वो पूरी क्वांटिटी वेक्टर बन जाएगी। तो अगला सवाल है कि ये जो वेक्टर बना, यानी कि जो ग्रेडियंट ऑफ f बना, ये वेक्टर किस दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वेक्टर की दिशा होती है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो f जिस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ग्रेडियंट है f, वो उस सरफेस के नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल वैसा ही है ना, किसी वेक्टर का डेरिवेटिव उस वेक्टर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही किसी सरफेस फंक्शन का ग्रेडियंट उस सरफेस के नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। और जबकि मैंने शुरू में कहा है कि किसी सरफेस का नॉर्मल उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। तो जब भी आपने कभी शायद उस जगह पे आपने सोचा होगा, अगर सरफेस का नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, देन हाउ टू कैलकुलेट दिस नॉर्मल, इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे करें। तो यहाँ से हमारे सामने आ रहा है, इफ़ यू रियली वांट टू कैलकुलेट द नॉर्मल ऑफ अ सरफेस, देन जस्ट आप उस सरफेस का जो फंक्शन है उसका ग्रेडियंट ले लो, यू विल गेट द नॉर्मल। नाउ हाउ टू प्रूव दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से। तो डेल एफ इटसेल्फ इज अ वेक्टर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कार्टेशियन, पोलर, इस पर नहीं डिपेंड करता है। सो डेल्टा एफ कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड अ डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ एफ। तो जो डेल एफ होता है ये नॉर्मल की डायरेक्शन होती है, और असल में नॉर्मल की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिस दिशा में सबसे तेज़ी से एफ चेंज हो सकता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, आप कहोगे स्ट्रेट लाइन। यूक्लिडियन स्पेस में स्ट्रेट लाइन होती है। तो वैसे ही अगर आपके पास कहें कि अगर एक सरफेस है जहाँ पे सब टेम्परेचर फिक्स है, एक दूसरा सरफेस है जहाँ टेम्परेचर T2 है, और आपको कौन सा रास्ता बताएं ताकि आप T1 से T2 सबसे आसानी से पहुँच जाओ, तो आप कहोगे ये स्ट्रेट वाला रास्ता सबसे पास का रास्ता है, क्योंकि बाकी सारे रास्ते जो हैं उसमें हमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी।
तो अगर आपको इस लेयर से, 2 लेयर हैं, इनके बीच में इस लेयर से इस लेयर पे जल्दी से पहुंचना है तो आपको इस सबसे सीधा रास्ता ही यहाँ पर अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये रास्ता अडॉप्ट करोगे लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ एफ को शो कर रहा है। टू प्रूव दिस सरफेस नॉर्मल नेचर, चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई एफ एक्स वाई जेड फंक्शन है, सी है, सी की वैल्यू जैसे कि यहाँ ऊपर हमने दिखाया था ना कि सी की कुछ वैल्यू है, जेड की वैल्यू सी है, फिक्स है। तो अब हमने क्या किया, C इज अ कर्वेचर ऑन द सरफेस। मान लीजिए इस सरफेस पे कोई कर्वेचर है, सरफेस पे कोई कर्व है जो कि C है, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी वेक्टर R से। R इज T, T इज नॉट द टाइम, T इज सम वेरिएबल, जैसे कि हमने U एज अ वेरिएबल लिया वैसे हमने कोई वेरिएबल T ले लिया। मैंने आपको बताया है कि अगर वो कर्व है तो उस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट उस वेक्टर के डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, आपने डेरिवेटिव बता दिया। अब सोचो कि अगर हमारे पास कर्व है, उस पर यहाँ टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट है, ये सारे टेंजेंट जो हैं इन सबको मिला करके सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं टेंजेंट। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास प्लेन है, एक टेंजेंट ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, तो सारे टेंजेंट इसी प्लेन में है ना। तो इन सारे टेंजेंटों को धारण करने वाला जो प्लेन है वो है हमारा सरफेस। तो सरफेस क्या है, सरफेस टू डायमेंशनल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जो उस पर बनाए गए किसी कर्व को, ऐसा कर्व जो सरफेस बनाया गया होता है, उस कर्व के सारे टेंजेंटों को अपने में रखता है, अपने पास रखता है, अपने सरफेस पे रखता है। तो हम कह रहे हैं कि ऑल द टेंजेंट्स ऑन द सरफेस पासेस वाया पॉइंट P फॉर्म अ प्लेन। एक टेंजेंट प्लेन की हम बात करते हैं। अब अगर हम एक ऐसे वेक्टर की खोज कर लें जो कि इन टेंजेंट के नॉर्मल हो, अब क्या है, यहाँ पर सारे टेंजेंट हैं इस तरह से, अगर आपने एक ऐसे वेक्टर की खोज की जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो तो वो जो वेक्टर होगा वो इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर होगा। ये शुरुआत में मैंने बात की है आपको कि हम टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली जो बात है वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि सपोज़ हमारे पास f है, तो f कहाँ गया, ये देखें f है x y z पे डिपेंड कर रहा है और x y z जो है वो t पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि अब हम यहाँ पे एक तरह का चेन रूल यूज कर रहे हैं, एक चेन रूल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि f का वेरिएशन देखा x से, बिल्कुल देख सकते हो जो कि f फंक्शन ऑफ x है, और x का वेरिएशन देख रहे हो t से क्योंकि x फंक्शन ऑफ t है। तो आपने वही किया, f फंक्शन ऑफ f वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x एंड x विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसे ही f विद रिस्पेक्ट टू y, y विद रिस्पेक्ट टू t, z f का z के साथ, z का t के साथ, ये कर दिया आपने। ठीक है, इसको आपने लिख दिया प्राइम, वेरी ऑब्वियस, नथिंग न्यू। अब आप इसको सेपरेट कर रहे हो, जरा इसको पाने के लिए आपने ये देखो, अगर आपके पास f का x के साथ, y के साथ, z के साथ डेरिवेटिव है और आपने वेक्टर i j k लिया है, डॉट अगर आपका x प्राइम i, y प्राइम j, j प्राइम k है, अगर आप इन दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लो तो क्या होगा, आपको मालूम होना चाहिए i डॉट i हमेशा 1 होता है, लेकिन i डॉट j, i डॉट k ये सब 0 होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो एक बार ज़रा बेसिक खंगाल लीजिएगा, बिकॉज यहाँ तक तो हम पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि आपको i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k मालूम होना चाहिए। इफ़ यू स्टिल डोंट नो, नो वरी, जस्ट गो एंड गेट द नॉलेज, दिस इज़ द इटरेटिव लर्निंग। तो यहाँ पर x y z क्या है, दिस इज़ द r डैश, r डैश, r कैप, r प्राइम, और ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको हमने लिख दिया डेल f। अब बताओ बच्चों r क्या था, मैंने बताया था आपको r जो होता है अगर वेक्टर है तो r डैश उसका टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी कि r डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट। और मैंने अभी बताया है कि सारे टेंजेंट जो हैं वो उस प्लेन पर हैं, तो आपका जो टेंजेंट है, ओके, आपका जो टेंजेंट है और जो डेल डॉट f है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। कि इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। इसका मतलब है कि डेल डॉट f एक ऐसा वेक्टर है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट कहाँ है, इस सरफेस पे हैं, टेंजेंट सारे इस सरफेस पे हैं। डेल डॉट f एक ऐसा वेक्टर है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि सरफेस पे टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल ही होगा। टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होगा वो नॉर्मल होगा, और टेंजेंट चूंकि सरफेस पे है तो ये सरफेस का नॉर्मल होगा। इट मीन्स कि डेल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f इज नथिंग बट इट इज़ द
normal of the surface vector. This is how we can calculate the normal surface vector. I think इतना हो गया है मेरे पास काफ़ी, इन 2 सेशन के बाद आपके पास थ्योरी में काफ़ी कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बोर्ड पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे। न्यूमेरिकल जो होंगे वो ऐप पे हम डाउनलोड कर अपलोड कर देंगे उसका PDF वो हैंड रिटन जो मेरे पास है, सो दैट आप उसको देख सकते हो और आप उन न्यूमेरिकल को सॉल्व होता हुआ देखोगे। इन केस एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन आप मुझे कमेंट में उसको ज़रूर मेंशन करिएगा, सो दैट आपकी क्वेरी हम अगला जो लेक्चर लेंगे उसमें हम उनको रिजॉल्व कर सकें, सो दैट वी कैन डेवलप अ मैकेनिज्म कि आप एक लेक्चर पढ़ें, आप लेक्चर सुने, उसमें जो आपको प्रॉब्लम दिखे आप वो प्रॉब्लम कमेंट में हमें बताएं और वो हम अगले लेक्चर में उनको रिजॉल्व कर लें, तो उससे थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा ये पूरा प्रोसेस। चलिए फिर ये थ्योरी का पोर्शन हो गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में आगे बढ़ाऊंगा। पहले जितना पढ़ लिया है, प्लेन, टेंजेंट, ग्रेडियंट, इनसे जुड़े हुए वेक्टर, इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, सो दैट न्यूमेरिकल का बैकअप भी आपके पास रहेगा, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।